नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम वर्ड के चलते चलते की सीरीज़ में। और इस एपिसोड में बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कुछ नहीं मिला है उन्हें। तो आज इंग्लिश लिटरेचर के एंट्रेंस से लेके और जेआरएफ तक की पूरी कहानी जो है, पूरी स्टोरी जो है वो हम कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ इस सेशन में साथ हैं अनन्या, जेएनयू से मास्टर्स सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं। और रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं नेट जेआरएफ के, उसमें इन्होंने नेट जेआरएफ को क्वालिफाई किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनन्या। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के सेशन में अनन्या अपने जो स्टोरी है लाइक बीए से लेके एमए तक की जर्नी, उसके अलावा एमए में आने के बाद हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि जेआरएफ क्लियर हो जाए ताकि पीएचडी की राहें ज़्यादा आसान हो जाएं। वो कवर करना, कौन सी बुक्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहा, किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी रही, उस पर हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली आपके लगभग डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी मेंटरशिप के लिए जिन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पे आपसे वो हज़ारों रुपए तो ये समझाने के लिए लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सो अनन्या, मेरा पहला क्वेश्चन, आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। एक सवाल मन में आता है कभी कभी कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, मैं सीधा, मेरा क्वेश्चन नेट जेआरएफ से कनेक्टेड है। ये जो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन है, इसे करने के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, बाय सेल्फ किया? नहीं, सेल्फ स्टडी था। पूरा सेल्फ स्टडी? पूरा सेल्फ। तो पहली चीज़ ये है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा इनसे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बिना कोचिंग के तो हमारा कुछ नहीं हो पाता है। और ऐसे स्टूडेंट जैसे दूर दराज गाँव के इलाकों में देख रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स को भी ये बुक्स और स्टडी मटेरियल जो ये बताएंगे प्लीज़ फॉलो करिएगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपके जो जीवन से जुड़े हुए कर लेता हूँ, ठीक है? बीए के बाद आपने जेएनयू के अंडर, पहले आपने तो जेएनयू डबल ई दिया होगा? हाँ, जेएनयू डबल ई दिया गया। अब जेएनयू डबल ई और सीयूईटी में क्या अंतर देखती हैं आप? लाइक देयर इज अ बिग डिफरेंस बिकॉज सीयूईटी का जो मतलब क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, बहुत मुझे लगता है कंपैरेटिवली इजी है और थोड़ा मतलब लो भी है, क्योंकि जेएनयूई में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते, बट इट वाज द क्वेश्चंस वेयर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ नेट इटसेल्फ, नेट जेआरएफ के। तो तैयारी उसी समय से शुरू करना पड़ता था, मतलब नेट का हो या जेआरएफ का हो। बट सीयूईटी का जो मैंने मतलब देखा है क्वेश्चन, पेपर 1 का मुझे पता नहीं है, बट पेपर 2 का स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो वो उसकी वजह से जो कट ऑफ्स हैं वो भी बढ़ी हैं। बहुत 99% के आसपास थी लास्ट ईयर। बिकॉज इन आवर ईयर आई थिंक द कट ऑफ्स वर लाइक पीपल जस्ट गॉट एन एवरेज अराउंड 60s, क्योंकि इतना डिफिकल्ट था पेपर। तो वो सीयूईटी में नहीं होता है। तो आपके टाइम कट ऑफ क्या था जनरल का? जनरल का आई थिंक आई गॉट 69 and I was the 6th person in the general. हाँ, जनरल कैटेगरी 69, हाँ, 72 73 I think highest था। मुझे याद है। हाँ, ओके। सो एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि जेएनयू डबल ई जो है, जिसका जो पैटर्न था और सीयूईटी का जो पैटर्न था, लगभग एक चीज़ तो क्लियर है कि कंटेंट तो उन्होंने खैर लगभग सेम सा रखा हुआ है, पेपर का लेवल क्या है डजंट मैटर। तो अभी सीयूईटी होने में लगभग 40 दिन के आसपास दिन बचे हुए हैं। एक स्टूडेंट जो एक विलेज एरिया से आया है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, बट वो अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लिश लिटरेचर में करना चाह रहा है, डेफिनेटली उसके मन में एक डर होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग आते हैं, ये सच्चाई भी आते भी हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जो गांव से निकल के आना चाहता है जेएनयू तक या डीयू तक जाना चाहता है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए वो किन चीज़ों को फॉलो करे, कौन सी बुक्स को फॉलो करे, जिससे कहीं ना कहीं वो देश, जेएनयू नहीं तो डीयू सही, डीयू नहीं तो बीएचयू सही, कहीं ना कहीं देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए। राइट। ऐसी 4 से 5 बुक्स बता दीजिए। हाँ, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द बेसिक्स राइट। सो फॉर इंग्लिश द बेसिक्स वुड स्टार्ट विद द हिस्ट्रीज, बेसिकली हिस्ट्रीज ऑफ लिटरेचर। एज इन जो गलती करते हैं लोग, बस ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं, वो मत कीजिए। इंडियन लिटरेचर पे भी फोकस कीजिए और अमेरिकन लिटरेचर में भी कुछ फोकस कीजिए। तो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए यू कैन यूज एडवर्ड एल्बर्ट और डेविड डिशेस, एंड फॉर इंडियन लिटरेचर यू कैन लुक एट एम.के. नायक और अरविंद के मल्होत्रा। और अमेरिकन लिटरेचर के लिए एक अशोक सेनगुप्ता एंड कृष्णा सेन का एक बुक है। तो ये फॉलो कर लेंगे तो हिस्ट्री थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आई थिंक यू शुड लाइक लुक एट
बिकॉज इंग्लिश का क्या होता है, लिटरेचर का कोई सिलेबस नहीं होता है ना, बिकॉज इवन येस्टरडे प्रोबेबली सम बुक इज गेटिंग पब्लिश्ड समवेयर, तो वो भी आ सकता है, सिलेबस ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो भी दे देंगे, बोलेंगे ये तो इंग्लिश का ही है। मतलब वो वाली बात है कि दादा परदादा कोई पढ़ लो और अभी नई जनरेशन को पढ़ लो, सब पढ़ना है। सो ट्राई टू इंक्रीज द एक्सपेंस ऑफ योर नॉलेज, जस्ट ऐसे ही पढ़ाई के लिए नहीं, बस इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि इफ समवन वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, दे प्रोबेबली परहैप्स वांट टू स्टडी इंग्लिश और दे आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, राइट? तो बस जैसे मैं हिंदी मीडियम से निकला था, तो मैं अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए क्या करता था, उस टाइम पे मेरा बीए जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया था, तो वहाँ पे क्या था कि ऑनर्स नहीं होता था, तो मेरे पास बीए में 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तो हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को तो चलो हम कर लिया, इंग्लिश ठीक था, मतलब मेरे 12th क्लास में जो स्कूलिंग इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं होता है, तो वो मैनेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बट आफ्टर दैट लाइक 12th जब मैं पढ़ने लगा, जो बीए चल रहा था मेरा, मैथ्स का स्टूडेंट था, तो एनडीए के अंदर भी इंग्लिश अच्छा आता था, तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन होता था, वो इंस्पिरेशन होता था, न्यूज़पेपर पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अब अपन लिटरेचर में आते हैं, जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर का न्यूज़पेपर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिटरली टर्म्स हैं आपका, और खासकर जो आपने जैसे बताया इंडियन लिटरेचर हो गया आपका, और ब्रिटिश लिटरेचर हो गया। बट सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल ये भी उठता है अनन्या की, लाइक स्टूडेंट कहीं ना कहीं मैंने जो देखा अपने पिछले 2 साल में एग्जाम वर्ड में, वो एक चीज़ नोटिस किया है कि अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको लिटरली कोई सही गाइडेंस नहीं अवेलेबल हो पाता है। शायद वही कारण है कि वो फेल हो जाता है चीज़ों में, वो सक्सेस नहीं हो पाता है, और सही टाइम पे भी जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। मुझे भी बहुत सारी जानकारी जो बहुत लेट मिली। तो मेरा एक ये सवाल भी है कि अभी जैसे 40 से 45 दिन बचे हैं, इस दौर में एक ऐसा स्टूडेंट जो कि कोशिश कर रहा है सीयूईटी के लिए, उसके पूरा तन मन धन लगा के लगा हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप कि उसे क्या फॉलो करना चाहिए जिससे उसके लिए चीज़ें आसान हो जाए? फिर मैं आपसे जीआरएफ का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। राइट, सो आई फील लाइक यू शुड, एज आई सेड, यू शुड गेट द बेसिक्स राइट। तो जितना भी हो सकता है, क्योंकि मतलब इफ यू डोंट नो फॉर इंग्लिश, इफ यू डोंट नो द पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिक्स, इफ यू कैन नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, जस्ट गेट द बेसिक्स राइट, कि शेक्सपियर कौन सी पीरियड का है, ये पता चलना चाहिए। मतलब बहुत, मतलब आई एम गिविंग रैंडम एग्जांपल्स, बट वो बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए कि अरुंधति रॉय ने क्या बुक लिखा है, ये एटलीस्ट इवन इफ यू डोंट नो द समरी ऑफ दैट बुक कि ये बुक में क्या है, बट आपको राइटर और नेम एटलीस्ट पता चलना चाहिए, और से रेटोरिक प्रोसिडी की सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है। तो ये बस आई थिंक इवन इफ यू गो थ्रू दैट अ लिटिल, तो जेएनयू में भी अगर नहीं हुआ तो बीएचयू डीयू कहीं भी तो हो जाएगा। मुझे वैसे इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो 3-4 यूनिवर्सिटी रखी हैं, एक तो उसमें जेएनयू है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च, एंड इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिसके 3 कैंपस हैं, आपका शिलोंग है, लखनऊ है, और मेन कैंपस हैदराबाद में। तो शिलोंग वाले कैंपस में कुछ स्टूडेंट लास्ट ईयर जो हमारे एग्जाम वर्ड से सिलेक्ट हुए वो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का भी मैंने नोटिस किया कि स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, इवन वो जबकि मेन कैंपस नहीं है। तो ऑप्शन काफ़ी सारे हैं आपके पास इंग्लिश लिटरेचर के लिए। एक सवाल और दिमाग में आता है कि जो एमसीक्यू कई बार आता है दिमाग में कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हम देते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, खासकर जब सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम भी एडवाइस करते हैं, टीचर्स भी एडवाइस देते हैं ये चीज़ स्टूडेंट्स को कि आप नेट जेआरएफ पे फोकस करें। तो अकॉर्डिंग टू यू नेट जेआरएफ कम से कम कितने साल के पढ़ने चाहिए और किस तरह उनको अप्रोच करना चाहिए? नेट जेआरएफ ये एक्चुअली किसी का 6 months के प्रिपरेशन से भी हो जाता है, किसी का 3-4 साल भी लग जाता है, बट आई थिंक इफ यू आर फोकस्ड देन 1 year 1.5 year इज इनफ। No, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट लाइक फॉर CUET. How many years net JRF question papers I think 10 years probably, 5 years तो minimum, 10 years probably to the most. Okay, 10 years में like एक क्वेश्चन कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नेट जेआरएफ करके मिलेगा क्या? तो हम भी probably सोच रहे हैं, but I think you get a smoother way to go through research and probably after that for assistant professorship. Actually point ये है कि नेट जेआरएफ के जब क्वेश्चंस की बात होती है ना साथियों, तो नेट जेआरएफ के क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाता है, दूसरा आइडिया ये मिल जाता है कि कल को मास्टर्स में आने के बाद नेट जेआरएफ आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन नहीं रह जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा, और शायद यही कारण रहा कि आपके लिए भी आसान हो। बिल्कुल, this I'll agree to 100%. If you start early, even during
योर मास्टर्स तो प्रिपरेशन। कहने का मीनिंग ये है कि नेट जेआरएफ निकालने के लिए लगभग 1.5 साल की तैयारी तो हो ही गई ना आपकी? हाँ 1.5-2 साल हो गए भाई 6 महीने तो तैयारी एंट्रेंस की करी होगी, है ना? 1 साल ये हो गया, तो 1.5 साल मान के चलते हैं अपन, है ना? 1.5 साल बाद वो फल निकल के आएगा। भाई अब तुम्हारे हाथ में उस लायक हो गए हो कि प्रोफेसर भी बन सकते हो, उसके अलावा तुम्हारे पीएचडी करोगे तो 35-40 हज़ार जो गवर्नमेंट का आता है वो आएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में। एक प्रेशर होता है, इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट लाइक इजी सब्जेक्ट, ठीक है? मैंने बीए में पढ़ा इसलिए मुझे पता है, ठीक है? कितना मुश्किल से मेरा 58% आया था, ठीक है? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हाउ टू हैंडल द प्रेशर बिफोर द एग्जाम, बिकॉज जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, दिन घटते हैं, प्रेशर बढ़ता है, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है? तो हाउ कैन वी हैंडल द प्रेशर बिफोर द एग्जाम? Actually, anxiety and stress are some things that I have also, like, I don't think I have overcame it properly or fully, but कुछ मतलब I think personal tricks भी होते हैं, like whenever I felt very agitated or whatever, I used to meditate. This I remember even while studying. तो वो कुछ पर्सनल ट्रिक्स होता है. इफ यू बिलीव से इन गॉड और व्हाटएवर इट इज, यू कैन चैंट सम like some whatever you comes into your mind, or listen to some songs that soothe your pressure. But most importantly, I feel it is important to believe in yourself and your ability to crack it. कि हो जाएगा, अगर सबका हो रहा है मेरा भी हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि मेरा बिल्कुल नहीं होगा, सबका हो रहा है, ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर सेल्फ. वो अगर नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी होता है, तब भी लगता है अरे नहीं होगा, मेरे से क्या होगा, ऐसा लगता है. सो प्लीज डू नॉट लूज दैट बिलीफ इन योर सेल्फ और होप इन योर ओन कैपेबिलिटी टू डू गुड इन लाइफ और टू क्रैक एन एग्जाम. नेट जेआरएफ एग्जाम है एक, बस हो जाएगा क्रैक, ऐसा नहीं है. हाँ, CUET भी है, मतलब हो जाएगा क्रैक. अगर मैं सबको यही बोलती हूँ अगर मेरे से हुआ है सबका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट वो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. ये भी एक ट्रिक है, किसी ने मुझे बताया. इफ यू कंटिन्यूअसली रिवाइज ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है थोड़ा, कि अरे ये तो मुझे पता है, ये कल भी मैंने पढ़ा, आज भी मैंने पढ़ा, तो मुझे वो याद है. तो कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि हो जाएगा जो भी है. बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लाइक जब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो एक जो आपने अभी कहा कि लाइक जो अपने ऊपर भरोसा जो होता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है किसी एग्ज़ाम के लिए. लेकिन फिर भी कभी कभी एक चीज़ दिमाग में आती है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल होगा, किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे. ये कई बार हमारे मन को बहुत परेशान कर देता है. तो आपने 2 एग्ज़ाम निकाले हैं बड़े, एक JNU का, JNU EE के थ्रू, क्योंकि सीट्स बहुत कम है सबसे लिए, इसलिए मैं इसे बड़ा एग्जाम कहता हूँ. 39 सीट्स हैं और ऑल इंडिया से 39 बच्चे चुने जाना, मतलब आप मक्खन बन के आते हैं. बाकी मैं ये नहीं कह रहा अदर मक्खन नहीं है, लेकिन भाई जो मक्खन है वो तो ठीक है, यहाँ आ गया. सो मेरा ये पॉइंट है कि जब आप 2 बड़े एग्जाम निकाले आपने, तो लास्ट के 30 डेज़ का स्ट्रेटजी क्या रहा था आपका? लास्ट के 30 डेज का आई थिंक JNU का मैं थोड़ा भूल ही गई क्या हुआ, बट हाँ नेट JRF का ही मैं बता रही. बिकॉज मेरा ऑनेस्टली माई सिलेबस वॉज नॉट कम्प्लीटेड बिफोर दिस एग्जाम. आई थॉट दिस वुड बी अ ट्रायल रन और मैं जून के लिए फाइनली बहुत सारे मतलब फुल्ली प्रिपेयर होकर बैठूंगी. बट फॉर द लास्ट 30 डेज आई सॉ दैट 2 ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम पेपर 1 वेर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. सो आई ट्राई टू स्कीम रीड थ्रू इट. पूरा नहीं हो सकता है 30 डेज में. और जो बाकी 8 चैप्टर्स थे वो मैं मतलब बिल्कुल रिवाइज करते रही. सो दैट इज फॉर मी रिविजन इज द की. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू स्टडी अ लॉट, इफ यू डोंट रिवाइज यू विल फॉरगेट इट. सो रिविजन वो 30 डेज में मैं यही बोलूंगी कि बस रिवाइज करते रहिए. और जो नहीं हुआ है वो ट्राई टू स्किम रीड थ्रू इट. बहुत ज्यादा डोंट ट्राई टू मग अप अ लॉट इन द लास्ट 30 डेज, बिकॉज वो आपको याद नहीं रहेगा वन, और इट विल एनक्रोच इनटू व्हाटएवर यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड. सो जस्ट ट्राई टू रिवाइज एंड व्हाटएवर यू हैवंट डन येट, जस्ट गो थ्रू इट अ लिटिल. लाइट रीडिंग कर लीजिए, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस लेके मत करिए. एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है, कभी कभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक थॉट आता है, बोलते हैं कि सर हम ना JNU का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो ये हमारा सपना था. और एक गाना है ना, दिल का दरिया यूं ही बह गया, वो वाली बात है. तो कभी कभी उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमको अगर JNU नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी बस वहीं रुक जाएगी. ठीक है, लेकिन मैं भी बहुत इस बारे में एडवाइस देता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी मिले उसमें चले जाना चाहिए. उस पर आप क्या कहोगे? एक्चुअली देयर इज अ फनी एनेक्डोट टू दिस. सो JNU मुझे लगा मेरा कभी नहीं होगा जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी. तो मैं तो सब यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम दे रही थी और मेरा मतलब बहुत हाईएस्ट मुझे लगा कि HCU हो जाएगा हैदराबाद, और मेरा हैदराबाद नहीं हुआ. मैं वेटिंग लिस्ट पे उधर खड़ी रही और मैं बहुत रोई. मुझे लगा नहीं हुआ, हैदराबाद नहीं हुआ तो कहाँ जाऊँ. फिर DU मेरा हो गया, पर मुझे हैदराबाद जाना
मतलब उस डीयू के ऊपर मेरा हैदराबाद था। कैंपस है डेफिनेटली, जेएनयू तरह एक बंद कैंपस है। हाँ, तो मुझे उधर जाना था, तो और मुझे लगा माय पेरेंट्स से सर जेएनयू है, जेएनयू, मुझे लगा क्या बोल रहे हैं, जेएनयू मेरी औकात के बाहर है, जेएनयू नहीं होने वाला है। तो हैदराबाद के लिए मैंने बहुत रोई, बट फिर देखो मेरा जेएनयू हो गया। तो यही मैं बोलती हूँ कि बट मेरा हैदराबाद नहीं हुआ है तो अगर वो नहीं होता है, देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, इफ नॉट इन लाइक से लाइक पहले समझ में नहीं आता है जेएनयू, खैर ठीक है समझ में आ जाता है कि एचयू से ज़्यादा प्रोबेबली मेरा भी प्रेफरेंस था जेएनयू, बट अगर जेएनयू भी नहीं होता है, किसी और जगह हो जाता है, देयर आर अदर पीपल स्टडिंग इन अदर यूनिवर्सिटीज। ऐसे नहीं है कि इधर नहीं पढ़ोगे तो कुछ लाइफ खत्म, कुछ नहीं होगा। अभी कल परसों एक स्टूडेंट ने यूट्यूब पे कमेंट किया हुआ था एंड उसका कमेंट मुझे थोड़ा फनी लगा और मुझे ये भी लगा कि वो शायद बहुत ज़्यादा सीधा है, भोला भाला है। एक्चुअली उसका कमेंट था कि सर हमने सुना है कि जेएनयू में आने के बाद आईएएस तो यूं ही बन जाते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता। तब तो मुझे बन जाना चाहिए। जेएनयू में आने के बाद फन बहुत होता है, हम तो बस फन ही करते रहते हैं, बट मतलब अदर देन दैट हाँ जेएनयू का वी शुडंट अंडर एस्टिमेट व्हाट वी आर गेटिंग हियर। बहुत अच्छे फैकल्टी है, बहुत अच्छे मतलब इंग्लिश तो स्पेसिफिकली इट्स अ वेरी इट्स लाइक a very unconventional course that they do here at CES। मतलब एग्जाम्स वैसे कन्वेंशनली नहीं होता है, तो क्रिएटिव वो जो इम्पल्स है वो भी सेटिस्फाइड होता है, बट एट द सेम टाइम you are you right, you have to do your own things, you have to give in your own efforts। so वो DU में भी होगा, HU में भी होगा, JNU में होगा, और नहीं होना है तो JNU में भी नहीं होगा। मकरन सर के लंबे लंबे असाइनमेंट पे क्या वो मैंने कभी नहीं लिया उनका कोर्स तो मुझे नहीं पता, बट कभी कभी वो भी लिख लेते हैं लंबे लंबे असाइनमेंट्स, तो बहुत लोग देते हैं, बट हाँ क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर वालों का दुख सुना है। हाँ वही है, बट वही मतलब he is a good faculty। हाँ I think as a pass out from London School of Economics, right? Yeah, probably I'm not very sure क्योंकि कभी नहीं लिया मैंने। No, actually sometimes he said कि like मैं लंदन में इतना पैसे लगा के पढ़ा हूँ, तुम्हारे लिए पढ़ा हूँ मैं। No, he is definitely good, I'm pretty sure, but दूसरे लोगों में बहुत असाइनमेंट्स देते हैं, बट वो फन है असाइनमेंट्स, क्रिएटिव असाइनमेंट। एक्चुअली जेएनयू में असाइनमेंट का जो ये प्रोसेस है ये आपको लिखना सिखाता है, जो कि और यूनिवर्सिटीज़ में उतना नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। कल को आप इंग्लिश लिटरेचर से आप राइटिंग के फील्ड में जाइए, आप पत्रकारिता के फील्ड में जाइए, जर्नलिज्म के फील्ड में जाइए, हर जगह आपको लिखना तो पड़ेगा। और लिखने की स्किल अगर कोई सिखाता है तो वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको बहुत अच्छे से सिखाता है। इवन आप हिंदी में आइए, आप उर्दू में आइए, आप संस्कृत में आइए, आप पॉलिटिकल साइंस में आइए, किसी भी क्लास में एडमिशन ले लीजिए, आपको लिखना तो पड़ेगा। यानी कि आप अपने अंगुली और इस अंगूठे को तैयार कर लीजिए अगर जेएनयू आना चाहते हैं तो। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और मेरा नेट जेआरएफ से क्वेश्चन है। नेट जेआरएफ के लिए क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को? कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए उन्हें स्पेशली, और कंटेंट कैसे वो गैदर करें? हाँ, तो एडवाइस, आई थिंक वन एडवाइस दैट आई डेफिनेटली गिव इज दैट प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट पेपर वन। ये बहुत लोग करते हैं, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि पेपर वन मत पढ़ो, पेपर टू से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर जेआरएफ क्रैक करना है तो पेपर वन बहुत अच्छे से आपको आना होगा, क्योंकि पेपर टू सब्जेक्ट डोमेन है। सो मोस्ट पीपल नो व्हाट दे आर गोइंग टू राइट ऑन, व्हाट देयर सब्जेक्ट इज। पेपर वन इज द एरिया वेयर एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। सो आप भी जहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ से ही पढ़ रहे हैं। सो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ ज़्यादा तो आपका उधर एक एडवांटेज मिल जाता है। सो पेपर वन के लिए आई रेकमेंड 2 बुक्स, वन इज केवीएस मदान एंड वन इज हरप्रीत कौर। तो इन 2 बुक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू यूट्यूब वीडियोस, बिकॉज यूट्यूब वीडियोस अपडेटेड रहते हैं। तो उधर जो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एंड ऑल, वो बुक्स में नहीं होता है जनरली, बिकॉज वो अपडेट होते हैं वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर। सो वो यूट्यूब वीडियोस में वो बोल देते हैं कि ये हो रहा है अभी, और नेट में कंट्री के रिलेटेड और एजुकेशनल पॉलिसीज के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है। लाइक रिसेंटली एनईपी को लेकर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं और कहाँ क्या हो रहा है कंट्री में, इंटरनेशनली, व्हाटएवर। सो वो यूट्यूब वीडियो से थोड़ा बहुत आ जाता है। सो पेपर वन बहुत अच्छा। मैथ्स, इंग्लिश पीपल डू नॉट वांट टू डू मैथ्स, दैट्स आई आल्सो डिडंट वांट टू डू मैथ्स। मुझे लगा कि क्या क्यों, हाँ 10वीं में ज़्यादा दुख दिया था मैथ ने। हाँ 10th क्लास में ज़्यादा दुख दिया था। नहीं, बहुत ज़्यादा दुख नहीं दिया, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो लगता था ये मेरा फील्ड नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री आते हैं तो बोलते हैं भगवान इस साल बचा लेना, अगले साल तो उसको हाथ में नहीं लगाएंगे। हाँ, वो भी मेरा 90+ ही मार्क्स था, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था करना। मुझे लगता है, और हम डिस्कस भी करते हैं। 90 कैसे आए वो पता नहीं
नहीं बिल्कुल, हम डिस्कस करते थे, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं था कि करना है मुझे, बहुत ऐसा लगता है कि 2 ट्रेन जा रहा है, मैं क्यों उनका स्पीड मतलब इवेल्युएट करूँ कि कब निकालने के लिए तो करना पड़ा। वही तो हम रैंट करते थे, बट कर लिया। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज इफ यू गेट योर मैथ्स करेक्ट ना, उधर 10 आउट ऑफ 10 मिल जाता है, तो वो मत डरिए कि नहीं करना, वही करिए पहले। हमारे मैथ्स के टीचर कहा करते थे कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स होते हैं वो पॉकेट मार्क्स होते हैं। एग्जैक्टली और नेट में भी उसके अंदर सही तो सही होता है, गलत तो गलत होता था। चलो स्कूलिंग में हम लिख के करते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल आ रहा है, आपको एमसीक्यू सुनना है, तब भी कहीं ना कहीं इतना हार्ड मैथ नहीं आता। नहीं, और ऐसा है कि मतलब सिंस इट्स एमसीक्यू, वो भी है, तुक्का मारने का चांस भी है, बट तुक्का यू हैव टू बी एडुकेटेड इनफ इन दैट फील्ड। इस चीज़ के लिए मैं एनटीए को थैंक्स कहूँगा और यूजीसी को भी थैंक्स कहूँगा, बिकॉज अगर आप सीयूईटी का पेपर पैटर्न देखेंगे तो पार्ट ए जो है वो उन्होंने दूसरा नेट बना दिया, है ना, कि आपको 25 क्वेश्चन तो भाई मैथ्स और इंग्लिश से उठाने हैं, ठीक है, मैथ्स या आप जो लैंग्वेज ले रहे हो उससे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फायदा सीधा सीधा स्टूडेंट्स को तब मिलेगा जब वो नेट का पेपर दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स के 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 5-7 के लिए बेचारा RS अग्रवाल को लेकर लगा पड़ा है, ठीक है। तो नेट का फर्स्ट पेपर तो ऑलरेडी रेडी हो रहा है उसका। एग्जैक्टली डेफिनेटली सीयूईटी का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा है। पहले केवल डोमेन आता था, स्टूडेंट को डोमेन के भरोसे रहना पड़ता। यही रीजन है जो आपने कहा कि स्टूडेंट मोस्टली डोमेन के भरोसे रह जाता है। तो पेपर 2 के भरोसे रहने का कारण एक वो भी था, लेकिन अब वो सीयूईटी से आई इस तरह रहा है कि भाई तुम नेट की आधी तैयारी करके आ रहे हो, पेपर 1 वहाँ 25 ने रेडी कर दिया, पेपर 2 के लिए आप डोमेन पढ़ ही रहे हो, तो नेट निकाला तो आसान हो गया। इन चीज़ों को कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ना सीरियस नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। अब एक एडवाइस ये भी दे दीजिए, जेएनयू कैसे आ जाए? जेएनयू कैसे आना है ये मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली आई डोंट नो, जस्ट कीप वर्किंग। JNU इज़ अ लिटिल ऑफ लक एज वेल, ये मैं बोलूँगी, मतलब मैं भी नहीं बोल पाऊँगी कि होगा ही मेरा, आई डोंट नो इफ़ आई गिव CUET नेक्स्ट ईयर, ये भी मुझे नहीं पता कि मेरा भी होगा ही, बट अगर लक वर्क कर जाए, 90% इज़ हार्ड वर्क ऑब्वियसली, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। JNU नहीं होगा तो DU या कुछ हो जाएगा, बट अगर लक भी वर्क कर गया तो JNU भी हो जाएगा। ओके, तो मतलब किस्मत अच्छी हो, पंडित को दिखा हाँ, मैं तो बहुत भाग्य दिखवा लेना। हाँ, मेरी एक सीनियर ने मुझे बोली थी, मतलब बिफोर नेट JRF मैंने पूछा कि क्या करना है, तो उसने बोला कि पूजा वूजा कर लो, उससे कुछ हो। तो जो पास करते हैं वो भी यही बोलते हैं। वो तो खैर एक होता है खुद का विश्वास होता है, वो किसी को पूजा करके भी चीजें मिल जाती हैं और किसी को बिना किए भी मिल जाता है। ओके, सो कोई ऐसी आपकी MA और JRF तक की जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है जिसने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा हो आपका इन चीज़ों की सक्सेस की तरफ आने के लिए, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो? आई थिंक टर्निंग पॉइंट या नहीं पता है, बट व्हाट आई really appreciate about being in JNU is that, you know, the culture here and the fact that I got to learn a lot of things from the PhD scholars here. So वो उनका जो experience है, मतलब बहुत लोग आके बहुत कुछ बोलते थे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, so जो भी अच्छा लगता था, जो भी टिप मुझे लगता था कि ये काम कर जाएगा, वो I think I got that first hand experience from them and वो बहुत शेयर करते थे। तो I think वो मतलब I speak to other friends from other universities, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बहुत बात करे PhD स्कॉलर से या कुछ, वो मुझे आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड द क्लासेस हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज क्लासेस में इधर ना जो होता है कि मतलब बीच बीच में इंफॉर्मेशंस दे देते हैं प्रोफेसर्स, ऐसे नहीं कि वो नेट के बारे में सोच रहे, इधर बिल्कुल सोचते नहीं है प्रोफेसर्स, वो बोलते भी नहीं है कुछ नेट को लेकर JRF को लेकर, बट कुछ ऐसा बोल देते हैं, वो जब क्वेश्चन देखता है तब लगता है अरे ये तो क्लास में बोला था, तो ये तो पता है मुझे, ये तो सर ने बोला है, तो ये बहुत JNU में आके मुझे लगा कुछ बहुत हेल्प हुआ। मास्टर्स में, बैचलर्स में भी आई एक्चुअली यू नो हैड द फॉर्चून ऑफ डूइंग इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, तो वो बहुत हेल्प हुआ मुझे, बट मास्टर्स में भी वो था कि ये 1-2 इधर उधर का इन्फॉर्मेशन, मतलब सडनली देख के क्वेश्चन देख के लगा कि अरे दिस तो वाज सेड बाय सर इन द क्लास। ओके, सो एक सवाल मेरे मन में आता है कभी कभी स्टूडेंट्स को लेके कि उनके दिमाग में ये रहता है कि नेट JRF PhD के बिना हम प्रोफेसर नहीं बन सकते, तो उनको ये डाउट क्लियर कर दीजिए। अब मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ। आई थिंक तो यूजीसी तो बोल ही दिया है कि नेट होगा तो ही आप प्रोफेसर, अभी एलिजिबिलिटी मतलब वही है, बट एट द सेम टाइम PhD आई थिंक PhD इज लाइक मोर ऑफ अ रिसर्च चॉइस, राइट, मतलब आप रिसर्च करना चाहते, इट्स नॉट एन एम्प्लॉयमेंट
चॉइस, मतलब Exactly. कि मतलब कुछ नहीं हो रहा है पीएचडी कर लेते, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, पीएचडी करने वाले हैं तो पीएचडी कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो नहीं होगा। डू यू लव योर सब्जेक्ट इनफ? डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू योर सब्जेक्ट? कि मुझे सच में रिसर्च करना है, और मुझे सब मतलब हर वक्त ये लगता है कि पीएचडी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट टू say what you want to about something, you can research on it and you can present what you know about it. So ये बहुत important है। पीएचडी करना है मतलब तब करिए जब यू वांट टू डू रिसर्च। डोंट डू इट कि अरे कुछ नहीं पता है अब एमबीए करूँ क्या करूँ, लेट्स डू पीएचडी। ऐसा नहीं होता है पीएचडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जेएनयू में एक ऐसे सीनियर से मिला हूँ, नाम तो नहीं लूँगा उनका, नहीं सेंटर बताऊँगा, लेकिन काफ़ी क्लोज है मेरे। तो मतलब मैं जब भी परेशान होता हूँ तो मोस्टली उन्हीं के पास जाता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा एक बार कि आपकी पीएचडी करने के पीछे का मोटिव क्या है, तो उनका जवाब मुझे नहीं लगता कि जेएनयू में कोई दूसरा ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। एंड लिटरली वो बंदे को अभी उनको 4 साल हुए हैं, अभी शायद हुए भी नहीं पूरे, और वो पीएचडी सबमिट करने वाले हैं क्योंकि उनके सारे क्लासमेट्स डॉक्टर हैं। दैट्स वाई वो एकमात्र 30 दोस्त हैं उनके, 30 में से एकमात्र वो हैं जिनके नाम का भी डॉक्टर नहीं था। तो बोलते कि अगले साल तक इसके नाम में मेरे नाम का भी डॉक्टर लगा। अरे यार। तो जेएनयू में ऐसे लीजेंड्स भी हैं। तो फिर तो एमबीबीएस और वो पीएचडी करने में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा अगर डॉक्टर। उनके दोस्त जो हैं एमबीबीएस और एमडी हैं, लेकिन उनको अब एमबीबीएस कर नहीं पाए तो उन्होंने उठा के अपने नाम का डॉक्टर निकाल लिया। नहीं ऐसे नहीं होता है। उस स्टेज पे पहुंच गए हैं और उनका रिसर्च भी बहुत अच्छा है। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर, मतलब ही इज हार्ड वर्किंग इनफ एज वेल। और ये समझ लीजिए कि जीनियस हैं तभी डॉक्टर लगाने का थॉट भी आया होगा, नहीं तो थॉट भी डेवलप नहीं हो पाता इतना बड़ा। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे सवाल जवाब करके। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी काफ़ी बेहतर लगा होगा। एंड अनन्या अभी जेएनयू में ही रह रही हैं, हॉस्टल मिला हुआ है इनको। जो इस वीडियो को देखेंगे, सेशन को देखेंगे, आप लोग जब जेएनयू आएंगे तो मिलिएगा ज़रूर, गाइडेंस इनकी तरफ से मिलेगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में कि एग्ज़ाम वर्ड पे कुछ 1-2 लेक्चर्स ही लें ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। जब हम नेट जेआरएफ का हमारा सेपरेट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे तब। इनका जो एक्सपीरियंस है, बुक्स वगैरह जो इन्होंने बताई, वो कहीं ना कहीं आप एक बार प्रेफर करिएगा। उन बुक्स के नाम भी हम इस सेशन के जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे डाल देंगे, तो आप वहाँ से बुक्स ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल में भी नाम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ भी आप बुक्स के नाम देके वो बुक्स बाय कर सकते हो। उसके अलावा स्टडी मटेरियल जो इन्होंने बताया, किस तरह से आपको आखिरी दिनों में जो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है उसको कैसे इन्होंने डील किया, आप कैसे डील कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें एक मैं कहूँ कि गाइडेंस मिलना बहुत प्राइसलेस होता है। जो आपको यहाँ से बैठे हुए लोग जिन्होंने खुद अचीव किया उन चीज़ों को, फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट जेआरएफ निकाला है। हम आशा करते हैं कि आप आने वाले दिनों में इंग्लिश वालों का ये माना जाता है कि यूएस और यूके 2-3 जगह आपकी फेमस है ना, फेवरेट प्लेसेस है। तो आपका कौन सा चॉइस है? मुझे अभी पता नहीं, बट आई रियली लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करूँगा। स्टूडेंट क्लास कर रहे हो, वहाँ से छोड़ के आए हैं कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा डेफिनेटली, ठीक है? तो आपका भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो होपफुली आप जा पाएँ, हम आशा करते हैं, ठीक है? फिंगर्स क्रॉस्ड। क्योंकि जब आपका जेएनयू नहीं होने वाला था, हो गया। अब पता लगे शिकागो का, आपको कभी लगे कि शायद मेरा तो नहीं होगा, और पता चले अगले दिन आप उठ रही हैं और पता चल रहा है कि सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। हो सकता है ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो आपके साथ, है ना? सो थैंक यू अनन्या जुड़ने के लिए। एंड स्टूडेंट्स आपका भी शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर के नेट जेआरएफ से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड कोशिश करिएगा उस वीडियो के नीचे अगर कोई कमेंट आता है तो आप रिप्लाई करें, ठीक है? एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन किसी और सेशन में। बाकी इन जो कंटेंट है उनके बुक्स के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे वो फ्रीली अवेलेबल है, सो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम वर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच पाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएंगे। और कुछ के साथ ऐसा भी होगा कि उन्हें लगेगा जेएनयू नहीं होगा और अनन्या की तरह जेएनयू हाँ, हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।